अचानक ही किसी ने विशाल को पीछे से धक्का दिया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं बल्कि सोनू और रोहित ही थे और सारा धुआं एक पल में गायब हो गया। सोनू, अबे देख कितने फट्टू है ये। रोहित, अबे जब इतना डर लगता है तो यहाँ अकेले आने के लिए हाँ ही क्यों करी। जरा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। सोनू और रोहित जोर से हंसने लगे क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। विशाल, बंद करो तुम लोग अपनी ये नौटंकी और चलो यहाँ से, मुझे और नहीं रहना। इस कब्रिस्तान में तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं अभी क्या देख रहा था। विशाल जानता था कि जो उसने अभी देखा है वो कभी अपने दोस्तों को समझा नहीं पाएगा, इसलिए जुझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को हुआ ही था, तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। रोहित, अबे तू अकेला कहाँ चल दिया। चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे। फिर तो ठीक है ना। विशाल, पर रुकना ही क्यों है। जब से मैं आया हूँ अजीब सी ठंड लग रही है और तुम दोनों के हाथ में भी तो बर्फ़ की तरह ठंडे हो चुके हैं। मैं कहता हूँ चलो। विशाल रोहित से हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान की बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही सोनू ने उसके गले में रस्सी डाल वापस से उसे कब्रिस्तान में घसीटने लगा। विशाल, सोनू तुम ये क्या कर रहे हो। मैं विशाल तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। विशाल चीख चीख के सोनू से कहे जा रहा, पर सोनू ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले गया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक दूसरी तरफ से खींचता हुआ विशाल को फांसी चढ़ाने लगा। विशाल, सोनू ये तू क्या कर रहा है। रोहित, तू सोनू को रोकता क्यों नहीं। तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो। विशाल के इतना चीखने पर भी उन्होंने उसकी एक ना सुनी और देखते ही देखते विशाल फांसी की वजह से छटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा, हम वो ही हैं नहीं जो तू समझ रहा है। मैं हूँ सेनापति थॉमस हैंक और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा से ही अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों की पोशाक से ढक गया, जिनकी आंखों के सामने विशाल फांसी पर तड़प रहा था। विशाल के इतना तड़पने पर भी उन सिपाहियों को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से विशाल के शरीर को छल्ली करना शुरू कर दिया, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने कब्रिस्तान आए, तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई थी। रोहित ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेड़ पर झूलती विशाल की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख में समझ गया था कि ये दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया गया। सोनू और रोहित ने जब विशाल की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से विशाल की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी। आंखों की जगह दो काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे हुए थे, पर विशाल के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था, पर अब ये केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमार्टम में ये बात साबित हो चुकी थी। बाहर से भले ही उसके शरीर कोई खरोच ना हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छल्ली पड़ा था और अंदर से मांस नसें, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी कटी हुई थीं। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद सोनू और रोहित की लाश भी उसी रहस्यमय तरीके से उसी पेड़ पर फांसी पर लटक मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिखा था जो विशाल की रिपोर्ट में लिखा था। शरीर पर एक भी कट के निशान नहीं, पर अंदर से जिस्म गोलियों से छल्ली हुआ पड़ा था और तलवार से मांस के साथ हड्डियां भी कटी हुई थी। और आज भी इस केस की फाइल लखनऊ के एक थाने में धुल खा रही है। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। सरकार ने कब्रिस्तान को संरक्षित करते हुए चारों तरफ दीवार बनवा दी है और लाइट की सुविधा कर दी है। अब ये रोड रात भर चलती है, लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट के होने के बावजूद लोग
उस कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।